हाय फाई। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। ये हमारा बचा था। इसमें देखो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूँ, एक तो कुछ फिजिकल टर्म्स होते हैं, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का ही नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, या फिर रेसिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। ये पार्ट बचा हुआ है। एक पार्ट बचा हुआ है तुम्हारा टॉपिक, छोटा छोटा सा टॉपिक है एक। इसी में तुम्हारा एक मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी से एक वेरिएशन, एक ग्राफ होता है, वो बचा हुआ है। और फिर अपना बचा हुआ है थोड़ा सा फराडे लॉ, ठीक है। फराडे का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत आसान है, इसको शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, रेसिस्टेंस का तो फार्मूला सबको पता है, रो एल बाई ए होता है। एक नंबर 1 देना, ठीक है, नंबर 1 देना, ये होता है। अब इसकी यूनिट तो हमको मालूम है कि क्या होता है, ओम होता है रेसिस्टेंस की यूनिट। इन सब के पे डिपेंड नहीं करता इसकी यूनिट, ठीक है। अब रो की यूनिट क्या होती है, रो क्या रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, और इधर इसकी लेंथ, एरिया, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर बच गया। तो ओम मीटर, ये किसकी यूनिट हो गई, ओम मीटर, बताओ, रेसिस्टिविटी की, ठीक है। इतना तो सबको मालूम है, नाम मैं मुंह से बोल रही हूँ। जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार चैप्टर को पढ़े, मैं भी इसको समझने में दिक्कत आ सकता है, लेकिन जो रिवाइज़ कर रहे हैं, ऐसे तो अभी रिवीजन पीरियड ही चल रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनको तुरंत समझ आ जाएगा। दूसरा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी सिंपल यही होता है और कुछ नहीं होता है। बस इन दोनों में अगर रिलेशन अगर लिखना हो तो इन दोनों में अगर रिलेशन लिखना हो तो हम लिख सकेंगे R इक्वल्स टू 1/G। इन दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये कंडक्टेंस है और ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट देखो साफ पता है, इसका ओम है तो इसका ओम इन्वर्स हो जाएगा, ओम इन्वर्स हो जाता है, या फिर हम इसको मो लिखने लगते हैं, या फिर साइमन लिखने लगते हैं, ठीक है, साइमन NBM। और फिर उसके बाद 2 टर्म्स मैंने पढ़ा दी, उसके बाद आता है तीसरा टर्म्स मोलर कंडक्टिविटी, और चौथा टर्म्स आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये भी कुछ नहीं, मोलर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी लिख दो, कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो, कंडक्टिविटी लिख दो, नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब कंसंट्रेशन मतलब होता है मोलैरिटी, ये नॉर्मेलिटी। और बस इतना ध्यान देना, के की वैल्यू में अगर लाइक ऐसा दिया होगा कि मीटर इन्वर्स मीटर के फॉर्म में दिया हो या सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया हो। अगर सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया तो ये छोटा है ना, तो इसको बड़ा करने के लिए K/C इंटू 1000 कर देना। और अगर मीटर के फॉर्म में दिया होगा तो K/C ये बड़ा पहले से है, तो इसको छोटा करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना। अब इन दोनों में अगर रिलेशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, हम एक मोलर कंडक्टिविटी बाय n फैक्टर, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी बाय n फैक्टर, इनकी नमन, n नमन, ये होता है ना। अगर नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलैरिटी इंटू n फैक्टर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर हम K बाय मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, तो ये तो बन जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, और n फैक्टर का जगह पे n फैक्टर लिख देंगे, ठीक है। ये 3 टर्म्स हो गया अपना, बहुत आसान था, बस ख़त्म। एक और टर्म्स है, 4 टर्म्स हो गया मेरा, ठीक है। रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक और है वो G∗, उसको बोलते हैं G∗ इक्वल्स टू L/A। लेंथ है, एरिया, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, इसका नाम याद रखना है। और अगर जैसे कि R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L/A, तो कभी कभी क्वेश्चन तुमको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, G∗ पूछेगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, R/रो कर देंगे, इधर से रो हटा देंगे, इधर ले जाएंगे, L/A हो जाएगा, जिसको G∗ बोल सकेंगे। उस तरह से इसको वैरायटी ऑफ फॉर्मूले के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में जो अवेलेबल है उस हिसाब से हम लिख के उसको सॉल्व करेंगे, समझ आ गया। अब कुछ नहीं है, अब हम दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा मैंने कहा था कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, एक होती है कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अब कंसंट्रेशन जो है आयन का, कंसंट्रेशन आयन का कम कर देते हैं और डाइल्यूशन ज़्यादा कर देते हैं। डाइल्यूशन ज़्यादा करने का मतलब है कि हमने ज़्यादा उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो ऐसे क्या होता है, K की वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज़ हो जाते हैं,
नंबर ऑफ आयंस, जो कि आयंस उसमें घुला हुआ था पानी में, वो डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेस, दैट्स वाई के की वैल्यू डिक्रीजेस, बस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, के बाई सी। अगर हम कंसनट्रेशन जो है डिक्रीज कर दे कंसनट्रेशन आयंस की, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बस वही, इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हो कंसनट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है ना, पानी बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, ज़्यादा पानी दिए तो इसीलिए भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इतना सा याद रखना है। अब इसमें छोटे छोटे से एक ग्राफ है जो तुमको याद रखना हो। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा ग्राफ बनता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने कहा कि कंसनट्रेशन इसकी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कंसनट्रेशन बहुत कम हो गया, डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि जब मतलब तुम समझो कंसनट्रेशन टेंड्स टू जीरो, तो मोलर कंडक्टिविटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको बोलने लगते हैं इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जिसको कि हम ऐसे लिखते हैं इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलने लगते हैं। ये यहाँ पे वही पॉइंट होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, ये ग्राफ बनता है। और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और रूट अंडर कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ है। मोलर कंडक्टिविटी रूट अंडर कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ है। बस खत्म, ये टॉपिक भी, दूसरा टॉपिक भी खत्म। उसके बाद एक कोलरस इफेक्ट होता है इसी में। तुम सोच रहे हो कि क्या है कोलरस इफेक्ट? कोलरस, इसका नाम मैं गलत लिख सकती हूँ। ये कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है। जब जैसे कि हमको ए टू बी दिया है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2a प्लस बी, 2a इस पर का चार्ज इसमें दे देंगे, इस पर का चार्ज इसमें दे देंगे, है ना। खैर चार्ज वगैरह भी छोड़ो, चार्ज के फॉर्म में भी लिखा सकता है। जैसा अभी इसी को पूछ लेगा हमको मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो सबका इंडिपेंडेंट मोलर, जैसे ये दो है, दो इसके आंसर, तो दो ये लिखेंगे और इसके मोलर कंडक्टिविटी लिख देंगे। मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे लिखा जा रहा है, ये एक है तो ये एक लिखेंगे और इसके मोलर कंडक्टिविटी को इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी से मैं दूसरा बता दूँ। फिर उसके बाद अगर इन इसी में से इसका पूछ लेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बता दो ए टू बी का, तो हम इस तरह से अलग अलग नहीं करेंगे। हम सीधा जो हमको दिखा, ए दिखा, ए का मोलर कंडक्टिविटी, बी दिखा, बी का मोलर कंडक्टिविटी जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे इस तरह से। हम ऐसे ये दो आयंस है, दो आयंस का हमको कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे दो लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी के लिए, पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के नहीं लिखेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी बाय आयन फैक्टर। मोलर कंडक्टिविटी लिखा हुआ, इसका आयन फैक्टर क्या है? 2 ही तो है, दैट्स ऑल। तो ये टॉपिक अपना खत्म हुआ। उसके बाद लास्ट टॉपिक है जो कि फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, जिसमें कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं। पहले तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस पहला वाला, उसमें पहला लॉ और दूसरा लॉ, ऐसा लॉ करके नाम दिया, ऐसा कुछ है नहीं लॉ में। लॉ सिर्फ यही बोलता है मास डिपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द चार्ज। मास जो डिपॉजिट हो रहा था एनोड कैथोड पे, हमने देखा ना ऐसा, जैसे कि 2 फ्लास्क वगैरह लिया था हमने, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ कुछ जो आयन से डिपॉजिट हो रहे थे, जैसे हमने कैथोड गैल्वेनिक सेल में हमने क्या देखा, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है कॉपर जा जाके, तो मास डिपॉजिशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द चार्ज होता है। और इस साइन को हटाने के लिए हम यहाँ जेड क्यू लिख देते हैं, और जेड क्या होता है तुम्हारा इक्विवेलेंस का कुछ साइन होता है, और जेड को लिखते हैं ई बाय एफ। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट, और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट, जो कि 96,500 कूलम्ब होता है। ठीक है, अब तुमको ये बहुत खतरनाक से लग रहा होगा, मैं इसको रुको अच्छे से कर देती हूँ। और करंट भी क्या होता है? आईटी होता है, करंट आईटी होता है, सबको मालूम है। करंट बोलते हैं, चार्ज आईटी होता है, ये आई करंट है, टी टाइम है। अब इसको कैसे लिखते हैं? जब सिंपल सा बस लिख के देखो, आ रहे हैं
OMG, the video was off and I was stitching. Actually my baby was crying और मुझे वहाँ जाना था for handling her because my mom is handling her alone and she did her like bathroom और commode work, understanding. So by the way मैंने ये पूरा भी एक्सप्लेन किया और ये वीडियो ऑफ ही रह गया था. खैर मैं फिर से कर देती हूँ. फराडे का सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ शायद नहीं रिकॉर्ड हुआ. फर्स्ट लॉ भी क्या, फर्स्ट लॉ बस जो मैंने बताया कि जेड क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जेड ई बाई एफ होता है. ई होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, और एफ तो फराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम हो जाएगा, और क्यू होता है आईटिंग. ये बस फर्स्ट लॉ था. सेकेंड लॉ बस यही है कि मास इक्वली, मास का रेशियो का होगा. दो ऐसा फ्लास्क लिया, दो ऐसा सिस्टम लिया, ठीक है, उसमें बोला इक्वली चार्ज पास हुआ तो चार्ज तो कट जाएगा. जेड की होता है जेड 1 जेड 2 बच जाएगा. जेड होता है ई बाई एफ, एफ फराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम तो वो भी कट जाएगा. E1 E2 बच जाएगा, और E1 क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट एन फैक्टर 1 का, और यहाँ पे लिखेंगे आप सेकेंड में मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर लिखेंगे एन फैक्टर सेकेंड का. ठीक है, बस कहानी ख़त्म. ये अपना फर्स्ट सेकंड दोनों लॉ हो गया. फराडे का हमने किया भी जो था वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, कितना क्वांटिटी इकट्ठा हो रहा है, मास के बारे में हमने जाना. अब हम जानेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि एनोड पे क्या आ रहा है, कैथोड पे क्या आ रहा है. अब रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है. अब हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अभी पढ़ा था पार्ट 1 में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमने क्या पढ़ा था, कुछ एलिमेंट्स से जो रिडक्शन पोटेंशियल जैसे जैसे नीचे जा रहे थे सबके हाई होती जा रही थी, यही पढ़ा था ना. तो कैथोड पे कौन आकर के इकट्ठा होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे बेस्ट हो, है ना. तो यही होगा कि अब जैसे कि NaCl है, एक और सॉल्यूशन लिया यानी कि उसमें वाटर भी है, ठीक है, तो Na प्लस Cl माइनस बन गया, और वाटर से इधर H2 हाइड्रोजन बन जाएगा, OH माइनस बन जाएगा. ऑल जिसको बाद में बैलेंस हो जाएगा. अगर जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन आ गया, 2 ही हाइड्रोजन, तो बाद में बैलेंस होता है, उसको बैलेंस करने का ऐसा यहाँ पे नीड नहीं है. अब यहाँ पे क्या कैथोड पे जाएगा, क्या एनोड पे जाएगा. अब जैसे कि हमको मालूम है कैथोड पे कुछ पॉजिटिव सा जाता है ना, तो हाइड्रोजन जा सकता है या सोडियम जा सकता है. फिर से हम देखेंगे कैथोड पे ये दोनों डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है. तो क्या डिपॉजिट होगा, हम सिंपल से देखेंगे. लेकर भारत को मैं बोल देती हूँ, लेकर भारत सरकार का नाम सोडियम पहले आगे मांगे अली मोहन पानी जानकर फेंके सीधी कोई नीचे सुनो प्यार है. हाइड्रोजन नीचे, इसका हाइड्रोजन पोटेंशियल मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, ये इकट्ठा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है. और अगर तुमको नेगेटिव वाले में पूछ ले कि ये में और ये में क्या जाएगा, तो स्नो कल है, स्नो NO3 माइनस कल, इतना तुमको याद रखना है, ठीक है. इस तरह से इसकी पोटेंशियल हाई होती है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले जाएंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई. बाय द वे तुमको याद रखना है कि OH और स्नो कैसे लिखते हैं, SNOW लिखते हैं ना, तो यहाँ पे OH कर दो. OH के बाद उनको मैं फिर से कर, हाँ, नेगेटिव वाले में क्या आ जाएगा, वहाँ पे मेरे पास Cl था, वहाँ पे मेरे पास OH था, क्या आ जाएगा नेगेटिव वाले में स्नो, NO3 माइनस स्नो कल आना. ऐसे हमको याद कराया गया था जब मैं 12th में थी. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ज़्यादा हाई है तो ये जाएगा, ठीक है. लो जी, अपना पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो गया. ये 15 मिनट का वीडियो नहीं बना, इसको मैं अपलोड कर दूँगी. और नेक्स्ट चैप्टर आप ही लोग बताओ क्या होगा. मैं पहले केमिस्ट्री पढ़ाना चाहती हूँ, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री. नेक्स्ट मैं कोई सा भी चैप्टर करती हूँ, देखती हूँ. बाय द वे थोड़ा सा मतलब अगर अच्छे लगे वीडियोज़ तो कुछ समझ भी आया हो तो थोड़ा सा कॉमेंट कर देना यार. तुम लाइक भले नहीं करना, शेयर भी नहीं करना, कॉमेंट कर देना जिससे मुझे पता चले यार, ठीक है. बाय. क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अभी तो काफ़ी इफर्ट लग रहा है बनाने में. I do not have any tab like something I am writing on my mobile with this stylus. So yeah, bye.